Hello guys, in today's video we will talk about the topic reproductive isolation. Reproductive isolation का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो सेम या डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म को आपस में इंटरब्रीड करने से रोकता है। तो इससे उनका जो हेरिडिटरी इंटेग्रिटी है या उनका जो जीन पूल है वो मेंटेन रहता है एंड उनके बीच में रिप्रोडक्टिव बैरियर रहता है, क्योंकि इसको रिप्रोडक्टिव बैरियर भी कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को, क्योंकि ये जीन फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब एक पॉपुलेशन का जीन को दूसरे पॉपुलेशन में नहीं ट्रांसफ़र होने दे रहा है, इसलिए इसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये लार्ज पॉपुलेशन है तो उसको अलग रखेगा इंटरब्रीड करने से दूसरे पॉपुलेशन से, ताकि उसका वेरिएशन बना रहे उस पॉपुलेशन में और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि ये वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स है एवोल्यूशन का, जिसके कारण न्यू स्पीशीज़ बनता है। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहेंगे स्पीशीज़ तो उनमें वेरिएशन जनरेट होगा और उसके कारण नए स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। और ये एक वाइटल स्टेप है जो दो स्पीशीज़ के बीच में बैरियर बनने का काम करता है। और ये कैसे होता है? जब दो स्पीशीज़ मेट नहीं कर पाते हैं या फिर मेट करते हैं और ऑफस्प्रिंग नहीं बनता है, और अगर ऑफस्प्रिंग बन भी गया तब वो स्टेराइल होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हुआ तब हम उसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहेंगे। अब जैसे कि म्यूल जो है, हॉर्स और एस के मेटिंग से म्यूल बनता है, लेकिन ये स्टेराइल है, ये गैमीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये हो गया टाइप 1 रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। टाइप 2 में क्या हो गया कि अगर हमने हॉर्स और एस को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा, वो उनको आपस में मेट नहीं करने दिया, बहुत जनरेशन्स तक उनको अलग रखा, तब वो मेट करेंगे तो मेटिंग तो हो सकता है होगा, लेकिन उसमें म्यूल का बर्थ नहीं होगा, क्योंकि बहुत जनरेशन्स तक सेपरेट होने के कारण उनका जो क्रोमोज़ोम है, जो गैमीट्स है, उनमें चेंजेस आ गया है। ये हो गया हमारा टाइप 2 रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और टाइप 3 में क्या होगा कि उनको अलग अलग रखेंगे हम तो उनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, जिसके कारण जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में नहीं इंसर्ट किया जा सकता है और स्पर्म ट्रांसफ़र ही पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया कैटेगरी 3 ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसमें पहले तो दो चीज़ समझना है। एक है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कि इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग ही नहीं हो पाया है। तो मेटिंग ही नहीं हो पाया है तो वो प्री मेटिंग हो गया, और मेटिंग हुआ है लेकिन जाइगोट नहीं बना है, और जाइगोट बन गया है लेकिन ऑफस्प्रिंग नहीं बना है। तो मेटिंग होने के बाद प्री जाइगोटिक हो सकता है एंड पोस्ट जाइगोटिक हो सकता है। तो ये तीनों को हम देखेंगे। तो पहले है प्री मेटिंग प्री जाइगोटिक। प्री मेटिंग प्री जाइगोटिक में क्या होता है कि मेटिंग भी नहीं हुआ है और ना ही जाइगोट बना है। ऑब्वियसली मेटिंग नहीं हुआ है तो जाइगोट नहीं बनेगा, इसलिए इसका नाम है प्री मेटिंग प्री जाइगोटिक। इसमें पहला आता है जोग्राफिकल आइसोलेशन। अब जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या हो गया कि जोग्राफिकल बैरियर होता है। मान लीजिए बीच में पहाड़ है, नदी है, तो दो स्पीशीज़ आपस में कभी मिल ही नहीं सकते उस जोग्राफिकल बैरियर के कारण, और इसलिए वो कभी इंटरब्रीड कर ही नहीं सकते हैं। उनके बीच में जीन्स का एक्सचेंज कभी होगा ही नहीं, इसलिए ये हो गया जोग्राफिकल बैरियर। दूसरा है सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन, टाइम रिलेटेड। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है, तो एक का फ्लावरिंग सुबह हो रहा है, दूसरे स्पीशीज़ का फ्लावरिंग शाम में हो रहा है। तो इसलिए या फिर सुबह शाम नहीं, हम सीजन्स में कह सकते हैं। एक का समर सीज़न में फ्लावरिंग होता है, दूसरे का विंटर सीज़न में, तो इसलिए दोनों के बीच में कभी पॉलिनेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया सीजनल या फिर टेम्पोरल आइसोलेशन। तीसरा है हमारा हैबिटेट आइसोलेशन और इन्वायरमेंटल या इसको इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन में कि एक ही जगह पे रह रहे हैं दोनों ऑर्गेनिज्म, एक ही हैबिटेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मतलब एरिया सेम है लेकिन हैबिटेट डिफरेंट है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया कि लायन और टाइगर सपोज़ एक ही एरिया में है, जंगल वाले एरिया में रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में मेटिंग बहुत कम देखा गया है, क्योंकि टाइगर जनरली फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं और जो लायन है वो ओपन ग्रासलैंड वाले एरिया में रहना प्रेफर करते हैं, इसलिए दोनों में मेटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजिकल या बिहेवियरल या सेक्सुअल आइसोलेशन। इस केस में क्या होता है कि सारे स्पीशीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ ने डिफरेंट मैकेनिज़म्स इवॉल्व किए हैं अपने फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। किसी में ब्राइट कलर होता है, किसी में वो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है अपने स्पेसिफिक स्पीशीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो स्पीशीज़ फीमेल जो है वो अपने ही स्पीशीज़ वाले मेल के कैरेक्टर को पहचानेगी और उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और तब मेटिंग होगा। अब इसमें क्या, इसका आपको एग्जाम्पल एक पता होगा, सॉन्ग कॉल्स इन बर्ड्स। बर्ड्स क्या है, एक स्पेसिफिक तरह का आप कह सकते हैं गाना गाती है जिसको सॉन्ग कॉल कहते हैं। तो वो से दो अलग स्पीशीज़ में दोनों का जो सॉन्ग कॉल है उसका आप कह सकते हैं ड्यूरेशन, पिच, क्वालिटी सब डिफरेंट होता है, और जो फीमेल है वो अपने वाले स्पीशीज़ के ही सॉन्ग को पहचानेगी कि हाँ ये मेरे स्पीशीज़ का है, एंड उसी के साथ मेट करेगी। तो ये हो गया बिहेवियरल आइसोलेशन, वो दूसरे स्पीशीज़ के पास जाती ही नहीं है। दूसरा है पोस्ट मेटिंग प्री जाइगोटिक, की मेटिंग तो हो गया है लेकिन अभी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हो पाया है? इसका पहला कारण है मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन में, तो ये कॉप्युलेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो कॉप्युलेशन ही नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली स्पर्म डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, उसके कारण जाइगोट नहीं बनेगा। एंड दूसरा है हमारा फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, कि इन केस कॉप्युलेशन हुआ, स्पर्म डिपॉजिट हुआ, लेकिन जाइगोट बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए स्पर्म डिपॉजिट हुआ और अगर वो दूसरे स्पीशीज़ का स्पर्म होता है, तो कुछ एनिमल्स में ऐसा देखा गया है कि अगर गलत स्पीशीज़ का स्पर्म अगर उनके वजाइना में आ गया तब वो एक म्यूकस, थिक म्यूकस का फॉर्मेशन कर देती है, जिसके कारण स्पर्म वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और फिर उसका इवेंचुअली डेथ हो जाता है, इसलिए जाइगोट नहीं फॉर्म हो सकता है। अब हम देखेंगे पोस्ट मेटिंग पोस्ट जाइगोटिक, की जाइगोट बना है। पोस्ट मेटिंग पोस्ट जाइगोटिक में क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसमें क्या क्या फिर बैरियर्स है ये देखिए। पहला है गैमीटिक आइसोलेशन या मॉर्टैलिटी, कि गैमीट्स फ्यूज़ ही नहीं करेंगे। स्पर्म डिपॉजिट हो गया ठीक है वहाँ तक, लेकिन गैमीट्स फ्यूज़ नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्यूज़ करके जाइगोट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मेल और फीमेल गैमीट्स को बाइंड करने के लिए फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन एक्शन होना ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब दोनों सेम स्पीशीज़ के हो। तो अलग वाले स्पीशीज़ में ये एक्शन होगा ही नहीं, तब एक्रोसोमल रिएक्शन होगा ही नहीं, तो फिर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, उसके कारण जाइगोट नहीं बन पाएगा। दूसरा, लेकिन गैमीटिक आइसोलेशन को हम प्री जाइगोटिक में बोलेंगे क्योंकि इसमें तो जाइगोट नहीं बना है, तो ये भी हमारा प्री जाइगोटिक का आया। पोस्ट जाइगोटिक में अब हम देखेंगे, एक है जाइगोटिक आइसोलेशन या मॉर्टैलिटी, की जो एम्ब्रियो बना है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन सेम टाइप के सेम स्पीशीज़ के नहीं थे, तो अल्टीमेटली जो जाइगोट है उसका डेथ हो जाएगा। एंड फिर है हाइब्रिड स्टेबिलिटी के अंदर तीन चीज़ आते हैं। पहला है हाइब्रिड इनवायबिलिटी, कि जो अडल्ट हाइब्रिड बना, हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो गया, हमने देखा है लाइगर, टाइगर, म्यूल, ये सब हाइब्रिड्स है, लेकिन अडल्ट तक पहुँचते पहुँचते वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा है हाइब्रिड इन्फीरियोरिटी।
इन्फीरियॉरिटी मतलब कि वो ऑफस्प्रिंग नहीं दे पाएंगे, वो हो सकता है उनमें गैमीट्स का प्रोडक्शन हो, उनमें फिर मेटिंग हो, लेकिन ऑफस्प्रिंग देने के वो केपेबल नहीं होते। एंड इनफर्टाइल मतलब कि वो गैमीट्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिड इनफर्टिलिटी। ये था हमारा पोस्ट जाइगोटिक। इसमें वही चीज़ देखिए डिटेल में लिखा हुआ है। जाइगोटिक मोर्टालिटी हो गया, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन बैरियर होता है, ओवरकम हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम के बीच में कंपैटिबिलिटी ही नहीं होता है, तो फिर जो एम्ब्रियो है उसका अल्टीमेटली डेथ हो जाता है। एंड हाइब्रिड से रिलेटेड हमने 3 टर्म्स देखे, वो 3 टर्म्स क्या थे? हाइब्रिड इनवायबिलिटी, इन्फीरियॉरिटी एंड इनफर्टिलिटी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इसमें पहला एग्जाम्पल आपको उसमें बताना है फिर कि ये कौन से टाइप का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि 2 स्पीशीज़ है फ्रॉग के, एक मार्च या अप्रैल में मेट करता है, दूसरा लेट मार्च या अर्ली अप्रैल में करता है मेट, और दूसरा जो है मिड अप्रैल में मेट करेगा। तो दोनों में फिर मेटिंग इस कारण से नहीं हो पाया, तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है? तब ये सीजनल आइसोलेशन हो गया। हमने पढ़ा था सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन की मेटिंग टाइम या फ्लावरिंग टाइम अलग अलग है। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं, जब प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इसमें आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और आपको समझ में आए। ये टॉपिक बहुत सिंपल था, बस इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स मेन है कि प्री जाइगोटिक, पोस्ट जाइगोटिक, प्री मेटिंग, पोस्ट मीटिंग वाला पार्ट आपको देखना है, और उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स, कौन सा आइसोलेशन, कौन से टाइप का आइसोलेशन कौन से कैटेगरी के अंदर में आता है। ये था फाइनली। फिर जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये हमारा कॉज करता है द फाइनल इवेंट विच इज़ स्पीसिएशन। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्पीसिएशन क्या होता है एंड उससे क्या रिजल्ट या इफ़ेक्ट होता है। किसी भी तरह का डाउट हो feel free to ask in the comment section below, and इसके एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करिए and make notes.